मोबाइल लेकर एकदम शानदार, एकदम जोश में रहना चाहिए। थैंक यू। चलिए, ये थोड़ा सा इसलिए था कि हम लोग जाग जाए, कुछ आज लेक्चर जैसा कुछ हो जा रहा है ज्यादा। मछली की आंख आपने बहुत अच्छी बनाई है ना, इसके लिए धन्यवाद आप सबको। एक घटना घट गई अभी, काल्पनिक किसी मोड़ पे जहां से हम लोग एंट्री करते हैं, डायरेक्ट का जो मोड़ है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, 2-3-4 गोलियां मारी, एक दूसरे व्यक्ति की डेथ हो गई, वहीं वो तड़प के गिर गया। अब हमारी नजर में जिस व्यक्ति ने गोली मारा और जिस व्यक्ति को गोली लगी, उसमें किसके लिए, आपके नजर में किसके लिए अहमियत होगी कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है? जिसको गोली लगी और जिसने गोली मारी है वो गलत है, अमूमन यही एक सामान्य राय, एक जनरल राय यही है कि जिसने गोली मारी है वो गलत है। लेकिन आपको 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये जानने को मिले कि जिसको गोली मारी गई है उसने 1 हफ्ते पहले दुर्दांत तरीके से उसके पूरे परिवार को गोली मार दी थी, इवन बच्चों तक को नहीं छोड़ा। जैसे ही ये सूचना आपको प्राप्त हो, अब जो है आपका जो भाव, दया वाला जो भाव, सहानुभूति वाला जो भाव आया है, किसके प्रति आया है? एक तरीके से ये निकलेगा कि सामान्य जन के मुख से ठीक है, न्याय हो गया, ऐसा ही होता है ना? आपने अपने डिसीजन को 10 सेकंड में पलट लिया, 10 सेकंड में आपने अपने डिसीजन को पलट लिया। पहले आपने क्या राय बनाई कि जिसने गोली मारा वो गलत है, फिर एक राय बनाई नहीं ठीक है, जब इसने ऐसा किया था तो सही हुआ। एक्चुअली जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो किस प्रक्रिया से गुजर करके आते हैं और किस प्रक्रिया से वो गुजरने चाहिए। तो ये जो सत्र है, ये सत्र आपका है, आप ही बता दीजिए किस चीज का? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। क्या हम लोग समालोचनात्मक चिंतन करते हैं? इससे पहले हम लोग ये जगह समझेंगे कि हम लोग हैं कौन, हैं कौन हम कहते हैं फला व्यक्ति वो है क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, उसकी सोच वैसी है, इसलिए वो। आपने देखा भी होगा कि हमारे किसी विद्यालय में, किसी पाठ्य पुस्तक में बच्चों को न गाली पढ़ाई जाती है, न गाली सिखाई जाती है, लेकिन लगभग सारे बच्चे गाली जानते हैं। तो अगर हम कहें कि क्या वो जो जिस बच्चे के मुख से गाली निकल पड़ी, तो हम कहेंगे कि वो बच्चा गलत है या वो बच्चा गंदा है, वो बच्चा है कौन? तो जब आप इसके तह में जाएंगे तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसा है क्योंकि उसकी थॉट वैसी है, क्योंकि उसकी सोच वैसी है। ये व्यक्ति गंदा है क्योंकि सोच इसकी ऐसी है, ये व्यक्ति गलत है क्योंकि सोच इसकी ऐसी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन ये थॉट, ये जो इसकी थॉट है, हमें यह सोचना होगा कि यह थॉट उसकी बनी कैसे। और जब इसकी तह में हम जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स एंड थॉट्स क्रिएट्स पर्सनालिटीज। इंफॉर्मेशन से थॉट का निर्माण होता है, सूचनाओं से। इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स एंड थॉट क्रिएट्स पर्सनालिटीज। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ये थॉट तो तय करती है, लेकिन ये थॉट का निर्माण कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन से। अगर उस बच्चे को अपने समाज से, अपने परिवार से वो गाली वाली इंफॉर्मेशन मिली नहीं होती है, तो क्या उसके अंदर
भाई कुमार, हाँ कुमार है लेकिन नाम में कुमार नहीं। इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स एंड थॉट क्रिएट्स पर्सनालिटी। अगर उस बच्चे को गाली की इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं तो उसके थॉट का निर्माण होता ही नहीं, और जब उसके थॉट का निर्माण नहीं होता तो वैसे बिहेवियर, वैसे पर्सनालिटी का भी निर्माण नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और परिवार ऐसा है जहाँ पूजा पाठ काफी ज्यादा मेरे बचपन से ही वो संभालने से हो रही है, तो जाहिर सी बात है मेरे मुंह से मंत्र निकलेंगे कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन अगर मैं मक्का मस्जिद के बगल में हूँ, एक इस्लामिक परिवार में पैदा हूँ और रोज मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, कुरान को पढ़ रहा हूँ, तो मेरे मुंह से निकलेगा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये निकलेगा नहीं निकलेगा। कोई मुझे अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, मैं बोलूंगा ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। मैं अलिफ बेटे से पेश जबर सीखूंगा ही सीखूंगा, मैं चीजों को जानूंगा ही जानूंगा, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन में मैं पला पड़ा। तो हम जो है हम इसलिए नहीं है, अगर भूल में जाए कि हमारी थॉट ऐसी है, सबसे पहले हमारी ये थॉट कैसे बनी? इस इंफॉर्मेशन से बनी। कैसे बनी? इस इंफॉर्मेशन से। आपने पढ़ा होगा कि किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने पढ़ा होगा कि आप अपने बच्चे को हमको दे दीजिए और बताइए आपके बच्चे को क्या बनाना है, हम बना देंगे। ऐसा कहा है ना किसी मनोवैज्ञानिक? क्यों कहा? क्योंकि उस बच्चे को उसी प्रकार की सूचनाओं में हम रखें। आपने सोचा कभी कि सिविल की प्रिपरेशन करने के लिए लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, इलाहाबाद क्यों जाते हैं, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या कटरा में इलाहाबाद क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन घूमती रहती है। एक क्वेश्चन चाय की दुकान से उठा, वो पता नहीं कहां तक जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा क्यों जाते हैं? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज वहां जो इंफॉर्मेशन का एनवायरनमेंट बना है, वो बच्चा उसी एनवायरनमेंट में जब पलेगा बढ़ेगा तो उसकी वैसे ही थॉट का निर्माण होगा। सर एक स्टोरी आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा उसको सुना कि एक पक्षी था, या कह लीजिए एक बाज का बच्चा था और बाज उड़ रहा था। अचानक वो बाज का बच्चा गिर गया और गिरते हुए वो चूजों के बच्चों में जाके गिर गया। अब उसका पालन पोषण चूजों के बच्चों में हुआ, तो उस बाज के बच्चे ने सोच लिया कि मैं क्या हूँ, चूजे का बच्चा हूँ, मैं भी एक मुर्गी का बच्चा हूँ, चूजा हूँ, मैं चूजा हूँ, एक मुर्गी का बच्चा हूँ। तो उसने सोच लिया कि मेरे भी उड़ने की जो क्षमता है वो बड़ी कम है, चूजे की। वो बाज का बच्चा भी सोच रहा था मैं भी इतना ही उड़ पाऊंगा, उतना ही उड़ पाता था। ये उसकी उड़ान की हाइट थी, क्योंकि वो उसी इंफॉर्मेशन में पल बढ़ रहा। एक दिन एक शिकारी पक्षी उड़ते हुए आता है, सोचता है ये तो चूजे हैं, और बाज के बच्चे की गर्दन पकड़ता और लेके आसमान में चला जाता है। और जैसे ही आसमान में जाता है किसी तार से टकरा कर एनी हाउ वो बच्चा उस पक्षी के चोंच से छूट जाता है, और जब छूट जाता है तो उड़ने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो प्रयास करता है, और उड़ते 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 वो अपनी जान बचा लेता है। उसको पता चलता है मैं तो बाज का बच्चा हूं, मैं कोई चूजा। लेकिन जब तक वो चूजों के बीच पलता बढ़ता है तब तक वो क्या जानता है कि वो चूजा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसको चूजों की ही मिल रही है। आपने सोचा कभी कि अफ्रीका के लोग क्यों पीछे हैं, या किसी देश के लोग क्यों आगे हैं? यूरोप में पुनर्जागरण ना हुआ होगा तो क्या यूरोप आगे रहा होता? हमारे देश में जो आधुनिक पुनर्जागरण होगा थोड़ा बाद में होगा। इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स एंड थॉट क्रिएट्स पर्सनालिटीज। तो अब हमें एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर या एज अ परिवार का सदस्य, मुखिया, हमें क्या करना है? जो हमारे बच्चे हैं जिनकी पर्सनालिटी को हम सुधारना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी सुधारने से पहले उनकी थॉट को सुधारना है। और उनकी थॉट को हम कैसे सुधारेंगे? जब जैसा हम उनकी थॉट बनाना चाहते हैं वैसा इंफॉर्मेशन में ही हम उनको रखें। वही ऑडियो वीडियो माहौल अगर हम उन्हें देंगे, निश्चित रूप से वो बच्चा वैसा बन जाएगा। केवल आप उसी इंफॉर्मेशन के स्रोत को बदल दीजिए। देखिए एक समय काल में 6 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जैसा आप परिवर्तन चाहें वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। आप ही का बच्चा दिल्ली रहने लगे, बंगलौर रहने लगे, ज्यूज ब्रो इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन करने लगे, किसी थोड़ा सा शुद्ध तत्सम
शब्दों के उच्चारण वाले शहर में लगे वैसा उच्चारण करने लगेगा। तो अगर हमें किसी की थॉट को सुधारना है तो उसके इंफॉर्मेशन को सुधारना है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी और ह्यूमन बिहेवियर जो होना चाहिए आदर्श तरीके से, वो होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग की। जो उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो हमें यह समझना है कि यह क्रिटिकल थिंकिंग का जो थॉट प्रोसेस है, जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका निर्माण हम कैसे करें। और ये समझने से पहले हमें क्या करना है, ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। तो जो हमारा वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां थिंकिंग जो शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हिंदी में विशेष है, और ये जो क्रिटिकल है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, विशेषण है, ठीक है। और ये जो क्रिटिकल शब्द है, ये जो शब्द बना हुआ है, ये अंग्रेजी के क्रिटिसाइज शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? क्रिटिसाइज। और आज अगर हम किसी को कहें कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्रिटिसाइज कर रहा है, सुनील सर, कुलेन सर का क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो सामान्यतः हम इसका क्या लगाते हैं? निगेटिवली लगाते हैं, निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, है ना। क्रिटिसाइज का आज हम सामान्यतः अर्थ जो निकालते हैं वो यही निकालते हैं जो हमारे लोक व्यवहार में आ गया है कि निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, कमी निकाल रहा है। लेकिन क्या क्रिटिसाइज शब्द का यही अर्थ होता है? यह हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में ये क्रिटिकल शब्द को पहले हमें समझना होगा। तो अगर क्रिटिसाइज शब्द के अर्थ देखें, हम हिंदी अर्थ देखें, तो इसके 3 अर्थ लगाए जाते हैं। एक अर्थ है आलोचना, एक अर्थ है समीक्षा, वैसे रिव्यू भी कह लेते हैं बट यहाँ पे समीक्षा भी इसका एक अर्थ लगाया जाता है, और एक अर्थ है समालोचना। तो ये जो क्रिटिसाइज शब्द है इसके 3 अर्थ लगाए जाते हैं, आलोचना, समीक्षा और समालोचना। अगर आप इन तीनों शब्दों को देखें तो इसमें जो लोच शब्द है, इसमें जो इच्छ शब्द है और इसमें जो लोच शब्द है, इन तीनों का अर्थ होता है दृष्टि, नजर, देखना। ये संस्कृत के लोच धातु से बना हुआ है, इच्छ धातु से बना हुआ है। कि आपकी दृष्टि कैसी। और अगर आप और इसका संबंध विच्छेद करें तो समधन इच्छा या समधन आलोचना, और सम का अर्थ होता है सम्यक, मतलब उचित प्रकार से, यानी किसी चीज को उचित प्रकार से देखना, यानी उसके गुण और दोषों को टटोल करके देखना ही समालोचना या समीक्षा या आलोचना कहलाती। तो क्रिटिसाइज करने का अर्थ केवल निगेटिवली हम नहीं लेते कि निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्रिटिसाइज शब्द का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के, किसी विषय वस्तु के, किसी भी चीज के गुण और दोषों को दोनों को देखना। अर्थात जो कोई व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग रखेगा, जो कोई व्यक्ति किसी को क्रिटिसाइज करेगा, समालोचनात्मक चिंतन करेगा, वो भावनाओं में बहकर किसी व्यक्ति का अंध समर्थन या अंध विरोध नहीं करेगा। भावनाओं में बहकर, जैसे हमने निर्णय लिया कि इसके साथ सही हुआ, इसके साथ गलत हुआ, ये सही है वो गलत, वो व्यक्ति जो समालोचनात्मक चिंतन करेगा वो भावनाओं में बहकर अंध समर्थन या अंध विरोध नहीं करेगा। जैसे आजकल का जो माहौल है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ये सरकार है ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती। उनका मानना कि ये प्रधानमंत्री हमारे महोदय जो है ये सब कुछ सही करते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो सरकार है वो कुछ सही कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ सही कर ही नहीं सकते। ये जो दोनों बातें हैं ये भावनाओं में बह करके अंध विरोध या अंध समर्थन की बातें हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तो क्या करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है?
एक एक रेसे उधार करके, बारीक निगाहों से, माइन्यूट एनालिसिस करते हुए, पक्ष को एक तरफ रखकर, विपक्ष को एक तरफ रखकर, गुण को एक तरफ रख करके, दोष को एक तरफ रख करके, उस विषय वस्तु को टटोल करके जो अंतिम निष्कर्ष पर व्यक्ति निकलेगा, वही व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। यानी वो गुण को भी रख रहा है एक पक्ष में, दोष को भी रख रहा है, और आपस में तुलना करके जो निष्कर्ष निकाल रहा है, वही व्यक्ति वास्तव में क्रिटिसाइज कर रहा है, और उसी व्यक्ति की जो चिंतन प्रक्रिया है, वही क्रिटिकल थिंकिंग की चिंतन प्रक्रिया। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ ये होता है कि किसी का भावनाओं में बहकर अंध विरोध, अंध समर्थन नहीं करना, यानी निंदा या बुराई या बड़ाई नहीं करना। जो उसके में कोई भी 100 सही नहीं है। आप बताइए मैं कैसा हूं, अच्छा हूं कि बुरा हूं? बताइए आप। मैं अच्छा हूं, लेकिन राम से, भगवान राम से उनकी तुलना नहीं सर। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप बुरे हैं, तो ओसामा बिन लादेन से है कि नहीं? हर व्यक्ति आइंस्टीन साहब ने कहा, हमारे यहाँ नागार्जुन ने कहा, नागसेन ने कहा, माध्यमिकवाद दिया कि हर चीज, हर विषय वस्तु सापेक्षिक है। जैसे आपसे पूछा जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी गर्म है या ठंडा है, बताइए। सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में बात की जाए? अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के सापेक्ष में बात कही जा रही तो ठंडा है, लेकिन अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के सापेक्ष में कही जा रही तो वो गर्म है। तो हर चीज की आज यही नजरिया आपको प्रस्तुत करना है, आज से आपके दृष्टिकोण को यही करना है कि हर चीज को सापेक्षिक दृष्टि से देखना है, उसके गुण, दोष, पक्ष, विपक्ष को करके तब किसी प्रोसेस पे, किसी रिजल्ट पर पहुंचना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल था, इस बैच में बताया था, पिछले बैच में बताया था, आपने भी देखा हो, किसी मूवी में मैंने देखा था, एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया वो चाय पीने, बुले कहा गया? मूवी आप बहुत देखते हैं। बहुत देखता हूं, बहुत निश्चित रूप से। मैं आप लोग जान के हैरान होंगे, मेरे पिताजी ग्राम पंचायत अधिकारी थे, रिटायर हो गए हैं, सेक्रेटरी इसको कहा जाता है, और पिताजी को घर से किन कारणों से 1989 में मेरी उम्र 5 साल थी, मैं 84 का हूँ, 5 साल थी, तो पिताजी को घर से बाहर ही रहना पड़ा। तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, सरस्वती शिशु मंदिर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ मुझे जाना पड़ा। और मूवी का चस्का मुझे ऐसा लगा, एक्चुअली क्या है, ये लीजिए कि वही जिज्ञासा और थोड़ा सा मम्मी पापा से कम्युनिकेशन कम हो पाना। ये सरस्वती शिशु मंदिर के वातावरण के खिलाफ है आप तो नहीं सर, बहुत सारी चीजें उस वातावरण से लिया, नहीं पता नहीं, बहुत सारी चीजें उससे इधर भी है। तो मैं कक्षा 2 में था, तभी से मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे इस चीज को, घर से झूठ बोल के सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाता था कक्षा 2 में। शिवम टाकीज है, सरायकेला टूट गई है, मैं वहां पर, और मेरे नगर में गीता चित्र मंदिर है, लालगंज में गौरव चित्र मंदिर था, इन तीनों टाकीजों में मैंने खूब पिक्चर देखी, और बचपन से आज तक मैंने देखी, और मैं भी पिक्चरें देखी, साहित्य भी मैंने खूब पढ़ा। 2007 से मेरी पढ़ाई ठीक ठाक शुरू हो गई। जो भी है, मूवी और साहित्य, यही सब मेरी दुनिया है। आजकल अगर मेरे आप 24 घंटे को आप देखेंगे, तो केवल मेरे पास एक ही काम है, पढ़ना और पढ़ाना। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। अगर मेरी नींद के बाद कोई काम होता है, तो या तो मैं मूवी देख रहा हूँ, या तो मैं पढ़ रहा हूँ, या तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा ना मेरा कोई सामाजिक जीवन है, ना मेरी किसी से मुलाकात है, ना कुछ है, बस उसी में खोया रहता हूँ। ये फिलहाल ये इसमें चर्चा करके समालोचना कोई बात नहीं सर, उसी के संदर्भ में बात कर रही है, ऐसी बात नहीं। आप मूवी के बारे में भी बता रहे हैं, तो एक अब जैसे मूवी भी हमारे समाज को बिगाड़ने और बनाने, दोनों की भूमिका, बनाई कम है, बिगाड़ी ज्यादा है, इस चीज को तो मानते ही हो। सर जी ये बताइए, एक सेकंड सर, एप्पल कैसे काटूं? मैंने सोचा कि मम्मी नेनुआ की सब्जी कैसे काटे, तो मुझे लगा कि चाकू लाके दे दूं, मम्मी काट देगी, लेकिन मेरे भाई ने उसी चाकू से किसी का गला काट दिया। अब उसमें चाकू की क्या गलती है? सर जो मूवी है वो एक ऐसा चलचित्र है, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य थोड़े अच्छे नहीं भी हैं, अच्छे भी वही में अगर समालोचनात्मक चिंतन रखेंगे, उसके पक्ष को, उसके विपक्ष को, उसके गुण को, उसके दोष को देखते हुए और हमारी क्या आवश्यकता है ये समझदारी प्रस्तुत करते हुए हम करें। सर इसमें करें क्योंकि सेशन मेरा बहुत लिमिटेड है, आज मुझे बोलने कम दिया गया है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है
उसमें क्या क्या चीजें जो है शामिल है। पहली चीज जो इसमें शामिल है, क्रिटिकल थिंकिंग में जो पहली चीज शामिल है वो शामिल है, फिलहाल मुझे एक क्रिटिकल थिंकिंग का आप लोगों को एक एग्जांपल देना है और वो एग्जांपल मैं ले आया हूँ। बातचीत में हम लोग भटक गए थोड़ा सा। मैं एक बात पढ़ रहा हूँ, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। इवन मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है और आप लोग भी अगर लिखना चाहें तो बहुत सही है, या इसका भाव आप लोग बताइएगा। आई एम नॉट बट आई थिंक आई एम। I am not, but I think I am. दोनों आई को सब कैपिटल कर दीजिए। ठीक है सर, भावनाओं को लेते हैं, शब्दों में थोड़ा सा मान लीजिए गड़बड़। I am not, but you think I am. I am, but I think you think I am. अब इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है? तीसरा सर ठीक है। पहली लाइन है I am not but I think I am। दूसरी लाइन है I am not but you think I am। तीसरी लाइन है I am but I think you think I am। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। इसका पहली लाइन में इसका अर्थ है मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। दूसरी लाइन में मैं वह भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हो कि मैं। पहली लाइन है मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं वह भी नहीं हूं कि जो आप सोचते हैं कि वह मैं हूं। अब मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हो कि मैं हूं। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक एग्जांपल है। ये है सेल्फ के बारे में देखना। और मनोविज्ञान की दुनिया में जब सेल्फ को देखते हैं हम लोग दूसरों की नजर में खुद को देखते हैं। दूसरे से हम प्रतिपुष्टि चाहते हैं कि दूसरा बताए कि हम कितने सम्मान लायक, दूसरा बताए कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, दूसरा बताए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अगर दूसरा हमें बताएगा तो क्या वो एकदम सही से हमारे बारे में बताएगा? अगर मैं सोचूं कि आप मुझे बताएंगे तो जितना हम किसी को बताएं तो कितना सच होगा। कई बार उसमें चापलूसी होगी और कई बार बिना बात की किसी बात पे आप मजाक उड़ा रहे होंगे। यानी हम जो दूसरों की आंखों में टटोल कर हम देखते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और जो हम सेल्फ की इमेज बनाते हैं और उससे हम अपने व्यवहार का निर्धारण करते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा रूप क्या है? क्या कहते हैं? और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। चुनौती है कैसे लोगों को फेस किया जाए। यानी जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो सामने वाले को देखकर ही ये एज्यूम कर लेगा आई एम बट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और उस हिसाब से हम व्यवहार कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं और एनालाइज करता हूं तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा ये हो गया दार्शनिक न्याय का मामला हो गया, थोड़ा सा इसको और करते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में एक चीज शामिल जो होती है वो होती है विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता। अब ये विश्लेषण क्या है? विश्लेषण तीन शब्दों से मिलकर बना, तीन शब्दों से। कौन कौन से तीन शब्द हैं? वि, श्लेष और ण। विश्लेषण ण का अर्थ क्या होता है? अलग करने की प्रक्रिया।
ण का अर्थ होता है अलग करने की प्रक्रिया। क्या अलग करने की प्रक्रिया? श्लेष। श्लेष माने एक ही घटना में, एक ही इंसान में, एक ही बात में, एक ही विषय वस्तु में जितनी बातें गुथी हुई हैं, जितनी बातें चिपकी हुई हैं, सबको अलग अलग करके देखने की प्रक्रिया ही क्या है? ण का अर्थ प्रक्रिया, वी का अर्थ अलग करना, श्लेष का अर्थ उस विषय वस्तु, उस घटना, उस व्यक्ति में जितनी चीजें चिपकी हुई है, जितनी चीजें गुथी हुई है, उसको अलग अलग करके देखने की प्रक्रिया ही एनालाइज करना कहलाती। श्लेष अलंकार आप जानते ही होंगे ना, डायमंड पानी राखी, पानी का अलग अलग तीन अर्थ। तो वैसे ही यहाँ श्लेष का मतलब कोई भी घटना आप देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी विषय वस्तु को देख रहे हैं, कोई बात को देख रहे हैं, तो उसमें जितनी बातें हैं, उस बात को, जितनी बात उसमें चिपकी हुई है, गुथी हुई है, उसको अलग अलग करके आपके अंदर देखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी वही बात कि पक्ष को अलग कर लें, विपक्ष को अलग कर लें, गुण को अलग कर लें, दोष को आप। इसका उल्टा क्या होता है? संश्लेष। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जितनी चीजें बिखरी हुई हैं, सबको एक करके देखने की प्रक्रिया। जैसे भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति में विविधता है, भारत की संस्कृति में विविधता है। दक्षिण भारत जाइए, डोसा खाइए, इडली खाइए, यहाँ भी मिल रहा है कि दक्षिण भारत का ही है। कहीं आपको ढोकला खाने को मिल रहा है, कहीं आपको भांगड़ा दिख रहा है, कहीं डांडिया दिख रहा है, कहीं बिहू दिख रहा है, कहीं कर्मा दिख रहा है, कहीं जात्रा दिख रहा है। कहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक महाद्वीप कहा जाता है, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएंगे, एक ही प्रकार का भोजन, एक ही प्रकार का ड्रेस आपको मिलेगा, कोई विविधता नहीं, नीरस एकदम। लेकिन भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे, आपको तमाम प्रकार की खान पान, रहन सहन, पूरी कल्चरल आपको डायवर्सिटी दिखाई देगी, सांस्कृतिक विविधता दिखाई देगी। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सब लोग संश्लेषित हैं, हम सब लोग एक सामाजिक संस्कृति में रहते हैं, हम लोग एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं। जहां हम होली, दिवाली और दशहरा मनाते हैं, वहीं हम ईद भी मनाते हैं, वहीं हम क्रिसमस भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। हम सामाजिक संस्कृति वाले लोग हैं, हम कंपोजिट संस्कृति वाले हैं। यानी संश्लेषण का अर्थ है कि जितनी चीजें बिखरी हुई हैं, जितनी चीजें बिखरी हुई हैं, उस सबको एकजुट करके देखने की प्रक्रिया संश्लेषण। और विश्लेषण का अर्थ है कि एक विषय वस्तु, एक घटना में जितनी चीजें चिपकी हुई है, उसको अलग अलग करके देखने की प्रक्रिया। जिसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि होगी, जिसकी विश्लेषणात्मक दृष्टि होगी, वो तार्किक होता है, वैज्ञानिक सोच का होता है। अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं, कुछ नहीं, अपने 6 अच्छे मित्र बना लीजिए। जिस व्यक्ति के 6 अच्छे मित्र हो जाएं, विश्लेषणात्मक शक्ति अपने आप उसमें प्रवेश कर जाती है। वो 6 अच्छे मित्र कौन से हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां। आप किसी को देखना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है, उससे कोई बच्चा मिलने आ रहा है, कौन है, कब मिलने आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्यों मिलने आ रहा है, कैसे मिलने आ रहा है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको किसी चीज के बारे में बोलना है, लिखना है, ये 6 मित्र बना लीजिए, आप 1200 शब्दों का निबंध लिख देंगे। किसी के बारे में आपको जानना है, ये आपके 6, अगर ये 6 उत्तर आपको मिल जाए उससे संबंधित, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इसको हमेशा अगर हम जेब में लेके चले या उसी का चश्मा हम लगा लें, तो शायद हमें निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी। और ये जिसके पास है, उसके पास विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसके पास समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। आप कभी जीवन में, लोगों का कहना, मेरा नहीं, कि धोखा खाने की प्रवृत्ति आपकी घट जाएगी अगर आप ये 6 चीजें आप कर रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि अगला व्यक्ति चापलूसी कर रहा है कि आपकी तारीफ कर रहा है, अगला व्यक्ति जो गिफ्ट कर रहा है क्या पर्पस है, दुख दे रहा है क्या पर्पस है। ये 6 अगर आपके मित्र बन जाए तो विश्लेषण करने में इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहली चीज जो समाहित होती है, वो होती है विश्लेषण करने की क्षमता। दूसरी चीज क्या समाहित होती है? दूसरी चीज समाहित होती है मूल्यांकन करने की क्षमता। मूल्यांकन,
रेट करना, इवैल्यूएट करना, यानी ये दो शब्दों से बना हुआ है। मूल्य अंकित करना, मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन और इस पेन की एवरेज लाइफ 10 दिन, 10 दिन में एक्सपायर हो जाएगी और 50 रुपए की है। 4 दिन मैंने इसको यूज कर लिया और मुझे आज पैसे की जरूरत है और मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। मैं नीलामी में लेके आया हूं। ये पेन है, 50 रुपए की है, 10 दिन इसकी एवरेज लाइफ है, 4 दिन मैं यूज कर चुका हूं। अब 50 रुपए में मैंने खरीदा था। अब आप जो रेट लगाइए, अब जो आप इसका मूल्य लगाइए, मैं बेचने के लिए सोचूंगा। आप में से कोई खड़ा हुआ, जयप्रकाश सर खड़े हुए, कहे सर बिल्कुल ये मैं पेन खरीदूंगा, लेकिन इनकी प्रक्रिया क्या होगी? अब वो कह रहे हैं कि सर आप ये बता रहे हैं कि ये पेन आप 50 रुपए में खरीदे और ऊपर से आप बता रहे हैं कि इसकी एवरेज लाइफ जो है वो 10 दिनों की है और ये भी आप बता रहे हैं कि 4 दिन आप यूज कर चुके हैं, यानी आप इसका जो है 40% यूज कर चुके हैं। तो मैं इसका रेट 40% जो है घटा दूंगा, यानी 30 रुपया। दूसरा वो कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं देखिए सर आपने जो पेन खरीदी थी वो फर्स्ट हैंड थी, अब ये सेकेंड हैंड हो गई है। सेकेंड हैंड चीज तो सेकेंड हैंड ही होती है, तो इसलिए इसका 10 रुपया मैं और घटा दूंगा। और सर मैं आपको जैसा उन्होंने बोला भी था वहां से, मैं आपको 20 रुपए दूंगा। तो उनकी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ना वो उचित है। अब अलग बात है मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, ये मेरी आवश्यकता पे डिपेंड करता है, लेकिन जो उन्होंने मूल्यांकन किया बहुत सही किया कि 10 दिन एवरेज लाइफ है, 4 दिन 40% आपने यूज कर लिया, 20 रुपया घटा दिया और सेकंड हैंड होने की वजह से 10 रुपया और घटा दिया, तो इस पेन का मैं 20 रुपया दूंगा। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा ना वो ऐसे ही जितनी चीजें उसमें चिपकी हुई होंगी उस विषय वस्तु, उस घटना में, उसको अलग अलग करके देखिएगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी विशेषता होगी। सर अगर व्यक्ति विशेष है तो उस पेन की कीमत बढ़ सकती है सर। व्यक्ति भावनाओं में, अच्छा व्यक्ति विशेष है ये अगर वो ये दाम पर चल 50 रुपए में खरीदा है या कोई भी दिग्गज आदमी अब वो पेन के अगर बेच रहे नीलामी कर रहा है तो वो 50 का जो है तो वही बता रहे हैं बढ़ सकता है। आईक्यू पे चलेगा सर अगर आईक्यू के बेसिस से एनालिसिस होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिप्रिसिएशन होगा, मूल्यांकन होता जाएगा। अगर ईक्यू पे आ गया तो फिर वो एप्रिशिएट कर जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा उसकी कोई वजह नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही तो हुआ कि विश्लेषण में मूल्यांकन में आपने आधार क्या बनाया? आपने आईक्यू का बनाया कि ईक्यू का बनाया, लेकिन आप दोनों बनाते समय उसके पक्ष विपक्ष को जरूर देखेंगे, उसके गुण दोष को आप जरूर देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या करेंगे, अगर आप EQ से भी कर रहे हैं तो आपको ये हो सकता है तरस आ सकता है मेरे पे, बेचारे की तबीयत खराब है, बाल वाल झड़ गया है, उसके पैसा लेकर कुछ रुपवा ले, इसका घर बस जाए। EQ यही सब आएगा ना, स्नेह प्रेम आएगा आपकी तरफ से, मित्र हूं मैं आपका, समझ लो आपको। तो उसमें भी आप क्या करेंगे कि जो रेट करेंगे आप, वो जो चीजें उसमें जिसके लिए आप EQ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जितनी चीजें चिपकी होंगी उसको भी अलग अलग करके देखेंगे, चाहे आप IQ का इस्तेमाल करें चाहे आप EQ का करें। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या होती है इसमें, अगली चीज होती है इसमें, वो होता है एग्जामिन करना। क्रिटिकल थिंकिंग में एक चीज होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन करने का हिंदी तो आप समझ ही रहे हैं, परीक्षा कहते हैं, परीक्षण कह लेते हैं, सम परीक्षण कह लेते हैं, कभी कभी निरीक्षण भी कह लेते हैं। अब एग्जामिन करना किसे कहते हैं? एग्जामिन हम किस बात का करते हैं? ध्यान ये देने वाली बात है, इसमें हम गुण दोष को नहीं देखते। एग्जामिन करने में हम पक्ष विपक्ष को नहीं देखते। जब हम किसी चीज को एग्जामिन करते हैं, किस चीज का कर पाते हैं? किसी स्थापित बात का ही हम एग्जामिन कर पाते हैं। पहले से कोई बात स्थापित है, उसी स्थापित बात का हम परीक्षण कर पाते हैं और परीक्षण करके हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यह चीज इस स्थापित बात के अनुसार सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए एक स्थापित बात है, क्या स्थापित बात है?
कि हमको विद्यालय 9 बजे पहुंच जाना है। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। यह स्थापित बात है 9 बजे पहुंचना है, 3 बजे छुट्टी हो। अब अगर हम 10:15 बजे गए और किसी ने हमें एग्जामिन किया तो बस ये देखेगा ना, वो स्थापित बात के आधार पर इसका फैसला करेगा ना कि 9 बजे तक मान लिया आधा घंटा जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी स्थापित बात पहले से होगी उसके आधार पर यह चीज सही है या यह चीज कभी कभी क्या हो सकता है कि उस स्थापित बात की सारी चीजें उसके अनुसार जो है जो घटना घटी है सही हो सकती है, गलत हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं। गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ती है, बताइए आप। 99-64 गाड़ी किसी की है क्या उधर खड़ी है, बहुत रोड जाम हो रहा है। गरीबी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है या जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ती है, बताइए आप। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ती है। और कितने लोग ये मानते हैं कि गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है? कोई मानता है ऐसा? पीछे 2 लोग मान रहे हैं, कैसे सर बताइए। गरीबी में ऐसा तो कहीं कहीं या शिक्षा का अभाव और देखते हैं पॉपुलेशन उतनी बढ़ रही है जहाँ शिक्षा का अभाव, वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग भी जो होते हैं ये देखने का बड़ा अच्छी से देखते हैं अवसर मिला है, वहाँ उनके पास कई बच्चे हैं, तो कहीं वो जनसंख्या में भी वेरी गुड। आप सब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, उनके अंदर एक चीज थिंकिंग ये रहती है कि हमारा परिवार जितना बड़ा होगा हमारी सोर्स ऑफ इनकम उतनी अधिक होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और आप लोग कैसे कह रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, वो लोग अपना तर्क प्रस्तुत करें। जो लोग ये मान रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, 2 कथन है। हाँ बताएं। बेरोजगारी का भी एक कारण हो रहा है जिससे गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे गरीबी भी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए आप सबके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए 2 कथन था कि गरीबी से जनसंख्या वृद्धि होती है और एक कथन था कि जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। अब बहुत ही अच्छा तर्क प्रस्तुत किया कि जनसंख्या वृद्धि होगा तो संसाधनों का टकराव होगा कि नहीं होगा? संसाधनों का टकराव होगा और इससे गरीबी बढ़ेगी। आप शायद नहीं सोच पा रहे, बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या 100 लोगों की है और एक ही किलो आलू का उत्पादन हुआ है, उसमें से आधा किलो आलू ही मार्केट में सप्लाई हो पाया है और 1 किलो आलू का रेट 20 रुपया है। खरीदने 100 लोग पहुंच गए। पहला व्यक्ति कह रहा है 20 रुपया में लाया हूं, दूसरा वही कह रहा है मैं 200 रुपया दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? विक्रेता। कोई कह रहा है मैं 2000 दे रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 20,000 दे रहा हूं। एक ही किलो आलू है या आधा किलो है, क्योंकि सप्लाई तो आधा ही किलो का। तो जिसके पास क्रय क्षमता ज्यादा होगी उसी को मिलेगा, तो यानी दूसरा व्यक्ति उस आलू से महरूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि से ये चीज हो जाता है कि कुछ ही लोगों के पास संसाधन होते हैं, संसाधनों की टकराहट हो जाती है, उससे गरीबी बढ़ जाती है। दूसरी बात जो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई गरीब है तो वो जनसंख्या वृद्धि इसलिए कर लेता है कि उसके अंदर जो आर्थिक सामाजिक असुरक्षा होती है उसके निवारण के लिए वो जनसंख्या वृद्धि कर लेता है। पहले लोगों की सोच क्या थी कि अगर 7 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, जितने बच्चे उतने हैंड उतनी कमाई आएगी। तो उस गरीबी के उतने कम से कम मजदूरी भी करेगा तो 500 रुपया के हिसाब से 6000 रुपया आ रहा है पर डे का, अगर पर डे रोजगार मिल रहा है तो इस कारण भी वो जनसंख्या वृद्धि कर लेते हैं। तो जब हम किसी स्थापित बात को एग्जामिन कर रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि उसी स्थापित बात के तहत ही उसको एग्जामिन करना है कि वह चीज सही है या वो चीज गलत है। नेक्स्ट सर कुछ कहना चाहते हैं? जैसे एग्जामिन वर्ड है, हम लोगों के लिए एग्जामिनेशन शब्द यूज किया जाता है, तो उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं और उसी के आधार पे आपका मूल्यांकन कर दिया जाता है। जी, हमारे पास एक पूर्व निर्धारित है सेट है, अगर इस पे आप खरा उतरते हैं पूर्व निर्धारित बात को मैं स्थापित बात कह रहा हूं। जी जी, और उसी
चीज़ को अगर जो है बड़े एग्जाम को देते हैं हम, तो उस एग्जामिनेशन से भी हमारा पूरा मूल्यांकन नहीं होता है, तो इंटरव्यू किया जाता है जी लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो पाता। जी तो अगर हम एग्जामिंग की बात करेंगे तो कहीं न कहीं जो एक निश्चित कही गई बातें हैं, अगर उस पर कोई खरा उतर रहा है तो यही एक जो है एग्जामिंग की प्रक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात यहाँ से भी हो रही है कि अगर आप एग्जामिंग की बात कर रहे हैं तो किसी स्थापित बात के अनुसार ही आप उसे जो है सही या गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। अब एक बात आती है सुझाव देने की। डिसीजन भी छोड़ना जी जैसे ग्रेजुएशन में एग्जामिन में वैल्यू डिसीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी से सर वैल्यू डिसीजन का जी। जो चीज़ें आप फाइंड आउट हुई है वो उसका वैल्यू क्या है, जो पैरामीटर्स के साथ में कितना डेविएशन है। जी नहीं सही कह रहे हैं। नेक्स्ट आप अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, होता क्या है ना कि माइक तो आपको लोगों तक जाने चाहिए। मेरे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे इस कान से सुनाई नहीं देता है, मेरा ये कान बिल्कुल जो है खत्म है। मैं इसीलिए आप देखते हो कि जब किसी को सुनना होता है कि अपना दाहिना कान जो है सामने रखता हूँ। एक जीवन में घटना घटी है, उसी कारण ये हो गया है। तो कभी कभी मैं चीजों को सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से, है ना। चलिए फिर आगे कर लेते हैं काम। और ये कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बड़ा बुरा भी हो जाता है। कभी कभी जो चीजें नहीं सुननी चाहिए निकल जाती है, और कभी कभी नहीं सुन पाता। छूटा हुआ है, आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसमें आपने कहा था कि जो है सर थॉट से हमारी पर्सनालिटी बनती है और थॉट्स जो है इंफॉर्मेशन से आते हैं। सर अगर हम लोग भटक नहीं रहे, पूरा खत्म कर लेंगे। छोटा सा हाँ उसमें जो इंफॉर्मेशन की बात आपने किया था, तो दो तरह से इंफॉर्मेशन एक इन्वायरमेंट से आ रही है, एक मान लीजिए हमारे जो है पेरेंट जो है स्रोत अलग है। फैमिली से आती है। स्रोत अलग है। अभी जब आप अपना एग्जाम्पल दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि 2 साल की उम्र में हमको जो है जी जी वो एनवायरमेंटल था जी। तो आपने अभी आपसे किसी ने पूछा जो है सर कैसे, तो आपने कहा मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मुझे देखने का शौक है। आगे में वो एनवायरमेंटल था, मैं सुन नहीं पाया हूँ उससे। एनवायरमेंटल था 2 साल की उम्र में आगे 2 साल की उम्र में 2 में पढ़ रहा था। 2 में पढ़ रहा है। अच्छा 2 साल की उम्र में। क्या इतना ज्यादा इफेक्ट कर गया आपको जो है, कोई ऐसी चीज याद आती सर बात करेंगे उस पे, है ना। अभी थोड़ा सा पर्सनल है, बात करेंगे। सर ऐसा है, बहुत सारी क्वेरी रह जाती हैं, बाद में क्वेश्चन सेशन की बात। बिल्कुल सर, आप लोग 4 बजे के बाद नहीं सुनिए सर। मेरी बात सुनिए सर। 4 बजे के बाद मैं नहीं भागता हूँ। कल इतना बढ़िया एक्ट लास्ट वाली टीम ने किया, मैं इंटरव्यू के बाद भी उसका जिक्र करूंगा। मैंने वीडियो बनाया, मैं आखिरी व्यक्ति होता हूँ जो इस दरवाजे में ताला बंद करता हूँ, आखिरी व्यक्ति होता हूँ। और मैं एकदम इंतजार करता हूँ सर कि आप लोग 4 बजे के बाद आज बैठिए, हम लोग जितने मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे एक मुद्दे से सब असल में अभी जो मुझे बात करनी है समालोचनात्मक चिंतन पे, आप देख लीजिए 12:38 हो रहा है, 7 मिनट बाद 2 लोग आ जाएंगे और मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी से उस पे सर। क्या आपको नहीं लगता है कि सारी प्रक्रिया वन वे चली जाती है कभी कभी, जैसे कुछ क्वेरीज हैं। सर मैं सिपाही हूँ, ये सारा जस राजा तस प्रजा, ये सब राजा का कार्य है सर। आइए सही है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में जो चीज शामिल होती है, वो क्या शामिल होती है? सुझाव देना, राय देना, सलाह देना। इंडिया में एक चीज बहुत फ्री में मिलती है, हर कोई हर दूसरे को देता है, बहुत फ्री है। ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। यहाँ सलाह बहुत फ्री में मिलती है, बहुत आराम मिलती है, सब लोग दे देते बड़े फुर्सत में। मेरे सर लोग बताते हैं, फॉरेन गए वो लोग, क्या फॉरेन में कोई फ्री में सलाह नहीं देता, देने के लिए समय ही नहीं। और अगर सलाह चाहिए तो पहले पैसा दीजिए, फिर सलाह लीजिए। अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को सलाह देना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति सलाह मांगता है तो उसके पीछे किसी न किसी समस्या पर वो सलाह मांगता है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई समस्या है जिसपे वो व्यक्ति सलाह मांग रहा है। अब समस्या मान लीजिए इतनी बड़ी है, तो हम सलाह देते समय क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए उस समस्या के 7 अंग हैं, तो जब हम सलाह देंगे हम कहेंगे कि अगर इस पहले घटक की इस समस्या को इस तरीके से सुलझा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे घटक की समस्या को इस तरीके से सुलझा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इस प्रकार
जब हम सातों घटक की समस्याओं को पूर्णता में सुलझा लेंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। यानी सलाह देते समय आप पूरी समस्या पे मत सलाह दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई पक्ष छूट ही जाएगा। आप समस्या के घटकों का निर्माण करिए कि उस समस्या में कितने तत्व हैं और प्रत्येक तत्व पे आप सुझाव प्रस्तुत करिए और कहिए जब सभी सुझावों को आप संश्लेषित कर लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बात समझे? एक चीज और है, एक व्यक्ति है हर्बर्ट साइमन, 1978 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला। या इनको हमने लोक प्रशासन में भी पढ़ा, प्रबंधन में आप पढ़ते हैं, पॉवर्टी जिसका सब्जेक्ट प्रभाव है वो पढ़े होंगे उनको। तो डिसीजन मेकिंग पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस चिंतन प्रक्रिया से गुजरती है उसको जरा सा देखना है। उन्होंने कहा कि जो समस्या होती है, अगर इस क्लास को कोई समस्या दिया जाए, सबको बराबर समस्या दिया जाए, जैसे एक बार बाल विवाह की बात चल रही थी तो गुलेर सर ने क्वेश्चन पूछा कि सर बाल विवाह की समस्या में एड्स कैसे इंक्लूड हो सकता है। एक उनका ही अपना पक्ष था कि एड्स, उसमें बाल विवाह में एड्स कैसे इंक्लूड हो सकता है। जब आप लोग राय देंगे तो उसमें बताएंगे कि हाँ इंक्लूड हो भी सकता है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपनी बात आप लोग रखेंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि जब कोई समस्या, कोई प्रश्न आएगा तो उसमें दो चीजें आपके सामने आती हैं। एक चीज आता है तथ्य, ये सबके लिए समान होता है। जो तथ्य होता है वो सबके लिए समान होता है, लेकिन जो मूल्य होता है वो सबका अलग अलग होता है, कुछ लोगों का समान भी हो सकता है। तो जो आपका निर्णय है, जो आपका डिसीजन है, जो समाधान है, वो यहां से बाहर निकलेगा। तथ्य सबके लिए समान है, मूल्य अलग अलग हो जाएगा। और जब आप निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो तीन प्रक्रियाओं से आप पहुंचेंगे। एक होगा रूपांकन, एक होगा चयन, उसके ऊपर एक होगा बौद्धिक क्षमता। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तथ्य कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए, कल बच्चों 10 रुपए की सबसे अच्छी पेन आपको लेके आना। ये एक तथ्य हो गया जो सबके लिए बराबर हो गया। अब बच्चे गए, अपना अपना मूल्य, गुरुजी को नीले कलर की पेन बहुत अच्छी लगी। दूसरा बच्चा, नहीं सर जब साइन करना होता तो हम ही लोगों से लाल पेन मांगते हैं, रेड पेन लेके चलेंगे। तीसरा बच्चा कुछ और, एक बच्चा रेनॉल्ट कंपनी के लिए चलेंगे, दूसरा बच्चा सेलो के लिए चलेंगे, तीसरा ऑटोमैक के लिए चलेंगे, एक बच्चा स्कूल के बगल वाली दुकान से खरीदेंगे। नहीं 10 रुपए की सबसे अच्छी खरीद के लानी है, हम चौक से खरीद के लाएंगे। मूल्य सबके अलग अलग है कि नहीं? और तो दुकान पे बच्चा गया, जो बौद्धिक प्रक्रिया होगी उसके लिए क्या है कि 10 रुपए की पेन खरीदना, लेकिन जब रूपांकन करेगा तो वो अपने मूल्य के हिसाब से रूपांकन करेगा और उसमें से उपलब्ध विकल्पों में से वो किसी एक का चयन कर लेगा। लेकिन जब वो निर्णय लेगा तो वो बच्चा या कोई व्यक्ति सोचेगा कि यह निर्णय मेरा सर्वोत्तम निर्णय है। उस समय वो जब निर्णय लेगा तो सोचेगा यह निर्णय मेरा सर्वोत्तम निर्णय है। लेकिन जब बाद में चीजें सहज होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, तो उसको एहसास होगा कि यह निर्णय मेरा एक संतोषजनक निर्णय। हम किसी भी परिस्थिति में जब निर्णय लेते हैं तो हम यही सोच के लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय है, लेकिन जब थोड़ा समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो लगता है कि यह निर्णय हमारा संतोषजनक निर्णय था। इसीलिए जब भी किसी को सुझाव दीजिए, सारे घटकों पर विचार करके ही आप सुझाव दीजिए। लास्ट चीज जो क्रिटिकल थिंकिंग में शामिल होती है वो क्या है, इस पे ध्यान देना है कि सुझाव के बाद हम क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, किसी पर कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। टिप्पणी कैसे करना है? टिप्पणी करने को अंग्रेजी में कहते हैं कमेंट करना। हमारी कमेंट करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कमेंट शब्द से ही एक शब्द बना है कमेंट्री। सुना है आपने कमेंट्री? कमेंटेटर लोग करते हैं क्रिकेट मैच की। कैसे करते हैं कि जसप्रीत बुमराह अपने रनअप से चले, छोटा सा ही रनअप है लेकिन पूरा जोर लगाकर इन्होंने 60 लेंथ की बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने बहुत ही कम समय में उस गेंद को भाप लिया और मिड विकेट के ऊपर से फुल शॉट खेलते हुए गेंद को मार दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और ये 6 रन हो गई। कमेंट्री। तो पहला चीज उसने क्या किया इस कमेंट्री में, जो घटनाएं उसके सामने दिखी उसकी उसने व्याख्या कर
क्या ये कमेंट्री सही है या बढ़िया है, अच्छी है? नहीं। इस कमेंट्री में जब तकनीकी बातें समाहित हो जाएंगी, कुछ तकनीकी बातें, क्या अब वो कमेंटेटर बोलेगा कि ये जो बॉलर था, ये बॉलर धीमी गति की शॉर्ट बॉल फेंकना चाह रहा था, लेकिन बल्लेबाज ने इस चीज को पहले ही समझ लिया और गेंद को भागने में वो कामयाब रहा। पिच ऐसी नहीं थी कि धीमी गति की बाउंस उसके सर से गुजरे, पिच ऐसी थी कि धीमी गति की बाउंस गेंद उसके चेस्ट के बराबर आई और बल्लेबाज ने आराम से छक्का मार दिया। अब उसने क्या किया, तकनीकी विश्लेषण किया। तो जब भी आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, किसी पे आप कमेंट कर रहे हैं, तो उस समय चीजों की व्याख्या यानी सामने वाले जो बता रहे हैं बताइए ही बताइए, उसमें फिर उस तकनीकी चीज, उस गुण दोष को भी समाहित करिए, तो ये आपकी कमेंट्री जो है कही जा रही है ठीक होगी। अब मैं आ जाता हूं सीधे स्लाइड पे, समय का ध्यान रखते हुए कि हमारी स्लाइड हमें क्या कह रही है समालोचनात्मक चिंतन में। आप देखेंगे कि जैसा मैंने उसमें बताया समानुभूति में जो चीजें और बाद में स्लाइड में भी मिली वही चीजें, यही सेम चीज आपको स्लाइड में भी मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ आप लोगों से भी प्रश्न होगा। देखिए, अपने आप से एक प्रश्न करना है, एम आई अ क्रिटिकल थिंकर? क्या मैं समालोचनात्मक चिंतक हूं? ये अपने आप से आपको एक प्रश्न करना है कि क्या मैं समालोचनात्मक चिंतक हूं? कैसे प्रश्न होगा? अब ये देखिए, एक बच्चा है, ये बच्चा जो ये चित्र बना हुआ है, उसे एससीईआरटी से चारबाग रेलवे स्टेशन पे जाना है। चलिए, उसके साथ मान लीजिए ये एक बच्ची या मैडम भी है जिनको जाना है चारबाग से रेलवे स्टेशन, चारबाग से एससीईआरटी या एससीईआरटी से चारबाग रेलवे स्टेशन जाना है। इनको रास्ता नहीं पता है, इनकी खुद की बाइक या कार है और ये रास्ता चूज करना चाह रहा है और इन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया है। अब यहाँ से एक चीज चेक हो रहा है कि क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ये वाला रास्ता अगर ये अपनाएंगी तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस रास्ते से 15 मिनट लगेगा। ये वाला रास्ता अपनाएंगी तो बता रहे हैं कि 20 मिनट लगेगा और ये वाला रास्ता अपनाएंगी तो 18 मिनट लगेगा। ऐसे कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग रास्ते को अपनाने पे अलग अलग समय में पहुंचेंगे। अब इतने प्रोसेस से जब वो गुजरेंगी, उस गुजरने के बाद किसी मिनट में पहुंचेंगे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? हमें यह लगेगा कि जो सबसे कम समय में उनको पहुंचा रहा हो उस रास्ते का वो चयन करेंगे। ऐसा लग रहा है? क्या यह जरूरी है? समय तो उसका एक पक्ष है। समय तो एक पक्ष है, और कई पक्ष हो सकते हैं कि वो आधारभूत संरचना कैसी है, वो सड़क कैसी है, और हो सकता है ऐसा भी हो कि ये भले 20 मिनट में रास्ता पहुंचा रहा हो लेकिन इस रास्ते पे इनके 3-4 काम और हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकर होंगे तो इस चित्र को या इस मैप को देखने के बाद उसके सारे पक्षों का आप विश्लेषण कर पाएंगे। अब ये देखिए, जो बातें हुई है वही है कि समालोचनात्मक चिंतन कौशल क्या है। अक्सर लोग समालोचनात्मक चिंतन से सीधा सा अर्थ आलोचना करना निकालते हैं, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी मुद्दे या घटना की खामियों को पहचानना या गलती खोजना नहीं है, बल्कि सिर्फ गलतियों को महत्व न देते हुए अच्छाइयों या बेहतरी पर भी ध्यान केंद्रित करना। समालोचनात्मक चिंतन को विवेचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है और यह एक ऐसी क्षमता है जिसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और अनुभव का विश्लेषण किया जाता है। ये जो वस्तुनिष्ठ चीज होगी वो सबके लिए बराबर होगी, जिसे मैंने तथ्य कहा, और जिसका विश्लेषण आप अपने मूल्यों के आधार पर करेंगे। समालोचनात्मक चिंतन जो करेगा उसके अंदर एक शक्ति होगी तुलना करने की शक्ति। तुलना करने की शक्ति आवश्यक है ताकि किसी भी परिस्थिति में बारीकी से मूल्यांकन करते हुए उचित निर्णय लिया जा सके। समालोचनात्मक चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है ताकि किसी भी मुद्दे या परिस्थिति के बारे में गहन सोच रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे का उत्तर खोजा जा सके। ये देखिए, मैंने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान, तर्क करने की शक्ति, ये सारी चीजें जो है क्रिटिकल थिंकिंग के वो घटक हैं जो जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखिए, ये आपके सामने दो चित्र हैं, इसमें अब आपको अंतर ढूंढना है। बताइए आप लोग क्या क्या अंतर दिख रहा है, कितने अंतर दिख रहे हैं और क्या क्या दिख रहा है?
लाइन कौन सी लाइनिंग? यहाँ कितनी लाइनिंग है? और यहाँ 2। और क्या अंतर दिख रहा है? बैडमिंटन के पास यहाँ पे 2 शटल है और यहाँ पे 1। और क्या बता रहे हैं कि यहाँ बेस नहीं है और यहाँ पे बेस है। बेस इस साइड में है, इसका पकड़ने वाला और इसका इस साइड। ठीक है, आप आराम से देखेंगे और अंतर दिखाई देगा। जो अंतर करना ढूंढ रहा है दोनों चीजों में, उसको लग रहा है कि यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या डिफरेंस है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। इनके गुणों को और इनके दोषों को ऐसे ही वो अलग अलग करके देखने की प्रक्रिया उसमें बचपन से विकसित होने की प्रक्रिया विकसित होगी। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, एक चीज इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कि जब आप पूछते हैं अपने आप से कि क्या आप क्रिटिकल थिंकर हैं, तो आप इस प्रक्रिया से भी गुजरते हैं कि एक जो साधारण थिंकर होता है और एक जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसमें क्या अंतर होता है। ये जो पक्ष है वो साधारण थिंकिंग वाले हैं और ये जो पक्ष है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं। साधारण थिंकर क्या करता है? साधारण थिंकिंग बिलीव करता है, विश्वास कर लेता है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो विश्वास नहीं करेगा, किसी व्यक्ति पर किसी विषय वस्तु पर विश्वास नहीं करेगा। वो शुरुआत करेगा, जैसे आप मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, वो कहेगा मान लेते हैं। उसकी शुरुआत अज्यूमिंग से होगी। मैंने पहले कहा था अगर क्रिटिकल थिंकिंग हो जाए तो हम धोखा कम से कम खाएंगे। उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत जो क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला होगा उसकी शुरुआत अज्यूमिंग से होगी, और जो साधारण ऑर्डिनरी थिंकिंग वाला होगा वो उसकी शुरुआत ही बिलीविंग से होगी। वो विश्वास कर लेता है, किसी विश्वास कर लेता है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो अज्यूम करके गुण और दोष पक्ष विपक्ष का माइंड एनालिसिस करने के बाद तब निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जो साधारण चिंतन वाला व्यक्ति होगा वो हर चीज में प्रीफर करेगा, उसकी पसंद होगी हर चीज में, और ये प्रीफर नहीं करेगा, ये इवैल्यूएट करेगा। इसके पास पहले से कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। जो साधारण थिंकर है क्या है, उसकी पहले से एक विशेष प्रकार की पसंद है कि इस प्रकार का चीज ऐसे ऐसे है, ये मेरी पसंद चीज है, ये मेरी नापसंद चीज है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होगा उसकी पहले से कोई चीज कह सकते हैं, वो पूर्वाग्रह नहीं होगा उसके पास। वो जो चीज दिख रही है, जो चीज उसके सामने है, उसका पूरा इवैल्यूएट करेगा। जो साधारण थिंकर होगा उसके साथ एसोसिएटिव कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, यानी संबद्ध अवधारणाएं चलेंगी। वो हर चीज के बारे में पहले से कॉन्सेप्ट बना करके चलेगा, और ये क्या करेगा, यह चीजों को अज्यूम करने के बाद, चीजों को इवैल्यूएट करने के बाद अपने सिद्धांतों का निर्माण करेगा। यानी उसके सारे पक्षों पर विचार करने के बाद अपने सिद्धांतों का निर्माण करेगा। जो साधारण थिंकर होगा वो कल्पना करेगा, सपोज करेगा, और जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो परिकल्पना करेगा, हाइपोथेसिस करेगा। और आप जानते हैं कल्पना परिकल्पना में अंतर होता है। जो परिकल्पना करता है वो अपने परिकल्पना को प्रेक्षण और प्रयोग के धरातल पर चेक करता है, और प्रेक्षण और प्रयोग के धरातल पर जब उसकी परिकल्पना सही होती है तब वो सिद्धांत बनती है, और वह सिद्धांत जब सार्वभौमिक होता है तब वह नियम बनता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होगा वो हर चीज में कल्पना कर लेगा, वो परिकल्पना नहीं, वो कल्पना करेगा। साधारण व्यक्ति हमेशा राय देता रहेगा, हर चीज पे उसकी राय होगी और लोगों को देता रहेगा। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो अपनी राय एक तर्क के आधार पे, कारण के आधार पर, रीजन के साथ देगा। ऐसे नहीं देगा, और देगा तो बहुत सटीक देगा। साधारण थिंकर जजमेंटल होता है, हम सब लोग भी होते हैं, जजमेंटल होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न तो अमेरिका में बहुत अच्छा है कि अमेरिका के लोग नस्ल भेदी हैं, रंग भेदी हैं, रंग भेद करते हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि इस हाल में क्या एक भी व्यक्ति नस्ल भेदी है? एक भी व्यक्ति नस्ल भेदी बैठा हुआ है? कोई मानता है कि वो नस्ल भेदी है? सभी लोग नस्ल भेदी नहीं। अच्छा, वेरी गुड। कितने लोगों की शादी नहीं हुई है? रेज योर हैंड्स। खासकर मेल, हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा। पत्नी कैसी चाहिए?
अच्छी ठीक है, वो मैं जरा सा गोरी गोरी वाला बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ पत्नी कैसी चाहिए? सर हम जैसे ही पत्नी चाहिए वैसे ही नस्ल भेद कर देते हैं। पत्नी कैसी चाहिए? गोरी चाहिए, स्मार्ट चाहिए, नस्ल भेद नहीं, रंग भेद है सर। अच्छा नस्ल भेद नहीं आता। नस्ल भेद का ही एक हिस्सा रंग भेद है। अमेरिका में वही है, स्टेटस भेद का मामला है। अमेरिका में है तो निग्रो। हमारे यहाँ भी है सर, हमारे यहाँ भी हम पहचानते नहीं है, हर जगह है। आप सुंदर बनने की क्रीमें इतनी ज्यादा बिक रही हैं, इतना विज्ञापन फेस वॉश का और क्रीम का चल रहा है, इतना बड़ा मार्केट इंडिया बना हुआ है, इतना रंग भेद नहीं। एक दिन में क्रीम लगाइए, वही तो यार रंग भेद हो सकता है। लाइट आ जाएगी, बिना रंग भेद के ये चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें जो साधारण थिंकर है वो जजमेंटल होता है, जबकि जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसका कोई जजमेंट जो होता है वो क्राइटेरिया के साथ होता है, अन्यथा वो किसी जजमेंट पर नहीं पहुंचता है। अगला जो पंक्ति है इस पे ध्यान देंगे हम लोग कि आलोचनात्मक सोच साधारण सोच से अलग होती है। साधारण विचारक परीक्षा या विश्लेषण के बिना तथ्य या वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं, जबकि क्रिटिकल थिंकर बहुत सारे सवाल पूछता है, निष्कर्ष पर नहीं जाता, विकल्पों के बारे में जागरूक होता है। साधारण विचारक विश्वासों को चुनौती देने के लिए सबूत नहीं मांगते। इसके विपरीत क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो प्रश्न पूछता है, तर्कों का मूल्यांकन करता है, तथ्यों का आकलन करता है। क्रिटिकल थिंकर सक्रिय होता है, और एक बच्चे को अगर क्रिटिकल थिंकर बनाना है तो उसे प्रश्न पूछते कीजिए, उसके दिमाग पर जोर आने दीजिए, वो हमेशा सोचे, कुछ न कुछ उसकी जिज्ञासाएं बनी रहे। अच्छा, क्रिटिकल थिंकर अगर हमें बनना है तो प्रॉब्लम क्या-क्या चीजें क्रिएट करती हैं कि कोई व्यक्ति क्रिटिकल थिंकर नहीं बन पाता है। जो बहुत ज्यादा भावनात्मक होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल टेम्परामेंट का होता है, वो क्रिटिकल थिंकर बनने में समस्या आ जाती है। जो बहुत ज्यादा स्व केंद्रित होता है, किसी रूढ़ी, किसी परंपरा से जुड़ा है और उसके इतर बातों को वो सोचने के लिए जो है तैयार नहीं है, हठधर्मी है, समझ रहे? सहकर्मियों पे भी दबाव बनाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच आप जो है अपनाइए। हर चीज में क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो और उसके खतरे बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए एक लिमिट तक ही क्रिटिकल थिंकिंग। एक सही, कोई भी चीज अति सर्वत्र है। एक विचार या दृष्टिकोण के प्रति ग्रहणशील होने में असमर्थता जो आपके स्वयं से भिन्न होती है। जब भी आपसे अलग, आपकी सोच से अलग कोई विचार आपके सामने आ रहा है, उस विचार को अपनाने की बात दूर है, क्या उसको आप सुनने के लिए भी तैयार हैं? हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम जो सोच रहे हैं, हमने जो ग्रहण किया वही हम थोपने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुचित मान्यताओं या प्रासंगिक जानकारी की कमी हो जाती है। गलत होने का डर, यानी अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और जो साधारण थिंकर होगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग में जो प्रॉब्लम होगी, संचार कौशल भी हमारा ठीक नहीं होगा और व्यक्तिगत ईमानदारी भी कमी दिखाई देगी। एक प्रॉब्लम को समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और आप सब बताइए कि इसमें क्या दिखा रहा है और कैसे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का ये एग्जाम्पल बन रहा है। मैं माइक लेके आपके पास आऊंगा, आप बताइए इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? ये चित्र कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल है? इसमें क्या हो रहा है? पूरा मैम चित्र को जरा ध्यान से देखिए। 8 पार्ट हैं और इन 8 भागों में चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? आठों मतलब वो क्रम से है, लास्ट तक आप बताइए कैसे वो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि आप कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या क्या हो रहा है उसमें, प्रोसेस क्या हो रहा है, और लास्ट में वो रिजल्ट पे क्या, किस रिजल्ट पे पहुंच रहा है। 2 मिनट ले लीजिए आप सोचने के लिए। आप में से कोई बताना चाहे? सर जयप्रकाश सर, बिलेन सर, हाँ बताइए प्लीज। सोच लीजिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित जो है चित्र है। जैसे फिगर को एक्सप्लेन करना, जो चीजें कैसे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग दिखाई दे रही है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए।
जैसे चरणबद्धता दिखानी है इसको, क्रिटिकल थिंकिंग दिखानी है। आप कैसे इसको दे रही है, बरसात है और उस बच्चे व्यक्ति के संदर्भ में, जो बच्ची है या महिला है या पुरुष है, उसके संदर्भ में। उस दरअसल फिगर जो है थोड़ा अस्पष्ट है, इसकी वजह से कुछ समझने में क्या करें सर? थोड़ा जैसे फिगर अस्पष्ट है। 5 मिनट ले लीजिए। लास्ट में जो रिफ्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स है, उसमें बच्ची के हाथ को कौन पकड़ा है, ये थोड़ा सा और कोई ट्राई करना चाहे, और आप में से कोई? हाँ, मैं कि पानी है, फिर वो उसकी गहराई को नापना चाह रही है कि गहरा है, कितना गहरा है। तीसरे में जहाँ तक दिख रहा है कि वो अपने जंक्शन बना रही है कि क्या तीसरे और चौथे में कि फिर मैं उड़ के जा सकती हूँ, कि कैसे जा सकती हूँ, मेरे कपड़े भी भीग सकते हैं। और अब पांचवें में अपनी वीकनेस को दिख रही है कि मैं तैरना नहीं जानती हूँ। छठवें में वो उस अम्ब्रेला को उल्टा करके और अपने कपड़े को निकाल के टांग के नाव बना दे। दिख रहा है ताकि कपड़े भी बच जाए, और उस अम्ब्रेला की सहायता से वो आगे बढ़ रही है, और इस तरह से वो अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। धन्यवाद। और कोई? बहुत बढ़िया बताया आपका। और कोई? चलिए, मैं टाइम सर आ गए, ज्यादा नहीं होगा। मैम 6 चित्र तक तो बहुत सही पहुंची, 2 चित्र नीचे का थोड़ा सा परेशानी हो गई है ना, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। सड़क है, सड़क टूट के अचानक से कुछ पानी जैसा वहां जमा हो गया, तो पहले वो प्रॉब्लम को समझ रही है बच्ची। फिर सेकंड चित्र बता रहा है एक्सप्लोर इट्स बाउंड्रीज, उस प्रॉब्लम की सीमा का निर्धारण कर रही है कि ये जो समस्या है वो किस सीमा तक है। तीसरे में जैसा कि मैंने बहुत ही सही कहा कि क्वेश्चन अजम्पशंस, वो अपने अजम्पशन बना रही है, वो क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ इस पानी को क्रॉस करने के लिए। क्या मैं तैर सकती हूँ? अम्ब्रेला से चेक कर रही है कि पानी कितना गहरा है। फिर सोच रही है अगर मैं तैरी और रास्ते में मगरमच्छ आ गया तो, क्रोकोडाइल आ गया तो, देख लेना अजम्पशंस में, वो अपने सब माइंड में वो अजम्पशन कर रही है। फिर उस अजम्पशन से बाहर निकल रही है, इमेजिन न्यू पर्सपेक्टिव, नया पर्सपेक्टिव बना रही है। उसके सामने क्या हो रहा है कि एक मेढक छलांग लगाकर पार कर ले रहा है, तो वो सोच रही है कि क्या मैं छलांग लगा के पार कर पाऊंगी। तो फिर वो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रही है और सोच रही है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना मैं तैर पाऊंगी, ना मैं छलांग लगा पाऊंगी। तब उसने एक सलूशन ढूंढा, लेकिन वो सलूशन अभी उसके माइंड में नहीं चल रहा है कि मैं अम्ब्रेला को उल्टा कर दूं और अपने जैकेट को उसका वो बॉल जैसे कुछ हवा से जो चलती है ना, वैसा कुछ बना लूं, तो उसमें जो है हम तैर करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन फिर अपने अभी वो कर नहीं रही है, अभी सोच ही रही है। एक्नॉलेज लिमिटेशंस, वो जो अम्ब्रेला जो सलूशन पे पहुंची है, उस सलूशन का ही मूल्यांकन कर रही है। ये अगर बीच में बारिश हो गई तो क्या करूंगी? वो तो अम्ब्रेला में पानी भर जाएगा, डूब जाएंगे। और फिर क्या कर रही है? कह रही है इस समय इस समस्या यानी इस नदी या ये जो भी नहर, बाढ़, तालाब जो बन गया है, इसको पार करना ठीक नहीं है। रिफ्लेक्ट ऑन अल्टरनेटिव्स, अन्य विकल्पों पर वो सोचती है, रिफ्लेक्ट करती है और घर वापस लौट जाती है कि बाद में जो हम इसको पार करेंगे। हम क्या होता है कभी कभी सोचते हैं कि हम इसका समाधान कर ही डालेंगे। किसी ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, लेकिन वो भी प्रक्रिया से गुजर के। तो इसमें निर्णय नहीं लेना दिखाया गया है ना, निर्णय उसने नहीं लिया कि हम उसे पार नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रक्रिया का पूरा पालन उसने किया। अब ये चीजें हम लोगों ने बात कर ली है कि समालोचनात्मक चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। अच्छाई बुराई देखते हैं, तर्क करते हैं, जांचते हैं, वही एग्जामिन करना, प्रश्न पूछते हैं, सुझाव, अवलोकन, निरीक्षण, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। अगर समालोचनात्मक चिंतन हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसा उस चित्र में दिखाया गया, समस्या को पहचानेंगे, उस समस्या से जुड़ी हुई सूचना जुटाएंगे, साक्ष्य का मूल्यांकन करेंगे, समाधान पर विचार करेंगे, तब उस समाधान का चयन कर उसे लागू करेंगे। एक चीज सर यहाँ पे बड़ा अच्छा एक चीज आने वाला है, ये आप में से कोई एक जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, ये लास्ट चीज हम लोग कर ले, फिर उसके बाद में सेशन मेरा समाप्त होगा। जल्दी से आ जाए कोई भी, मैं हाँ, लेकिन आप जल्दी उत्तर नहीं देती हैं, बहुत टाइम है, सॉरी जल्दी देना है ना। मैं पूछता जाऊंगा, आप बता दीजिएगा ना। स्वादिष्ट मिठाई, खूबसूरत लड़की, बड़ा पेड़, मोटी औरत,
काला, नमक, खतरनाक, खिलाड़ी, खुशबू, अजीब, चेहरा, इंसान, गंदा, गंदा रास्ता, बहुत महंगा, बहुत सुंदर, महंगा। कपड़ा, और कोई बताएगा? और कोई इसको कुछ आंसर देना चाहेगा? कोई भी? कोई सर? सर आप जरूर बताइएगा ना सर। स्वादिष्ट, मिठाई, खूबसूरत, चेहरा, बड़ा, घर, मोटी, औरत, काला, नमक, खतरनाक, जानवर, खुशबू, फूल, अजीब, चेहरा, गंदा, नाली, बहुत, प्यारा, महंगा। कपड़ा। अब देखिए, मैं इन दोनों लोगों का जो आंसर था उस पे गौर करिएगा। आपने देखा कि दोनों लोगों के आंसर में बहुत सारी समानता थी। शुरुआत में स्वादिष्ट दोनों लोगों ने मिठाई बोला, खूबसूरत लड़की को ही बोला, मोटी औरत को ही बोला, काला नमक को ही बोला, और अंतर आया लास्ट वाले में, गंदा, बहुत, महंगा। होता क्या है कि आंसर्स हमारे पहले से ही मेकअप रहते हैं, पहले से बने रहते हैं, पूर्वाग्रह पर आधारित रहते हैं। मोटी औरतें क्यों हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बना हुआ है जजमेंटल, पहले बना है। मोटी है तो औरत, नमक है तो काला, स्वादिष्ट मिठाई है और कुछ स्वादिष्ट हो, ये हमारा पहले से ही बना है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं और आप अपने चिंतन को अप करना चाह रहे हैं ना, तो कुछ चीजें अनलर्न भी करना है। मैं क्या कर रहा हूं समझे? कुछ चीजें क्या करना है? अनलर्न, यानी कुछ चीजें नहीं सीखना है, पहले से राय नहीं बनानी है। ठीक है, जब वो चीज आए तब हमें राय बनानी है। ये किस चीज की ट्रेनिंग है सर? लाइफ स्किल। किस चीज की ट्रेनिंग है? किस चीज की ट्रेनिंग है? लाइफ स्किल में से एस को मिटा दीजिए, क्या हो गया? अगर जिसके पास लाइफ स्किल नहीं है, लाइफ क्या हो जाएगी? किल हो जाएगा। और उस यस को लास्ट में लगा दें तो और अच्छा हो जाए, लाइफ किल्स। लाइफ स्किल का पालन करना है और लाइफ को किल होने से बचाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर छोटी सी एक्टिविटी जल्दी से हम लोग कर लेंगे। करना क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं किसके में है। आपको अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करना है और सबसे पहले नाम लिख के दिखाना है कागज पे, जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करना है और अपना नाम लिखना है अपने कागज पे। किसी ने लिख लिया? सर ने लिख लिया। सर यहाँ पे लिख के दिखाइए, सामने लिख के दिखाइए। आइए, हाँ देखिए, वही हाथ पेन हाथी से इस्तेमाल किया ना, हाथ इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ चलिए लिख के दिखाइए। देखिए सर लिख रहे हैं, सब लोग लिखिए, अपना नाम लिखिए, सब लोग अपना नोटबुक अपना नाम लिखिए। सर सबकी ओर थोड़ा सा कैमरा कर दीजिएगा सर, खड़े रहिए। अपना नाम लिखिए सभी लोग अपने नोटबुक में, बिना हाथ और पैर का इस्तेमाल किए। सर लिखिए, सर अपना नाम लिखिए। सर हाथ और पैर का इस्तेमाल किए, अपना नाम लिखिए नोटबुक में। हाँ सभी लोग लिखिए, देखिए सबसे कम समय में कौन लिखेगा। लेकिन हाथ और मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ हाथ और पैर का, ठीक है। अच्छा ये लिखिए आप लोगों ने। अब लिखिए, अब जरा उसी तरीके से लिखिए, हमारे देश का नाम भारत है और एक पेज अगर कोई कहानी लिखना हो, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? तो बच्चों को बताया जा सकता है कि आपका हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सहेज कर रखें। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डाइट के प्रवक्ता आदरणीय श्री अभय राज सर हम लोगों के बीच हैं और अगले कौशल में सर हम लोगों से बातचीत करेंगे और बहुत ही शानदार कौशल है। सर का जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत